क्या आपने कभी सोचा है कि लोग भारत के सबसे कठिन और तपते रेगिस्तानों में कैसे जीवन बिताते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे जैसलमेर के उस अनोखे संसार में, जहां फैला है विशाल थार मरुस्थल। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। झुलसा देने वाली गर्मी, दूर दूर तक पानी की कमी और हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन इन कठिन हालात के बीच भी यहाँ के लोग न सिर्फ जीते हैं बल्कि हिम्मत और जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कंटेंट क्रिएटर जगदीश जॉनी के साथ इस अद्भुत सफर पर, जहां हर रेत का कण एक कहानी कहता है। मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले राजस्थान का ख्याल आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका सीमा पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इसका लंबे लगभग 1200 किलोमीटर है। आधे से ज्यादा हिस्सा मरुस्थल से नजर आता है। ये थार मरुस्थल है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों से मिलकर बना थार मरुस्थल और भी ज्यादा विशाल है। इसे मरुस्थल या रेती की धरती के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल एक ऐसा जगह है जहां प्रकृति हर तारों के मुश्किलों के साथ खुद को डाल लेते हैं। ऐसे कठिन मरुस्थल के बीचों के बीच में एक अद्भुत शहर बसा हुआ है। ये इतिहास, संस्कृति और कहानियों से भरा हुआ एक स्थान है। वो ये जैसलमेर। सूर्यास्त के समय में ये शहर पूरे गोल्डन कलर हो जाता है। ये कारण कि ये जगह को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरतों के पीछे कुछ मिस्टीरियस कहानियां भी छुपे हैं। यहाँ कुछ मिस्टीरियस गाँव भी मौजूद है। यह पूरा वीडियो देखे और ऐसे ही कई और दिलचस्प बातें जाने। राजस्थान का बीचों के बीच में एक ऐसा जगह है जो सोने के तरह चमकते हैं। वह है जैसलमेर का किला। 1956 में राजा रावल जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस वजह से इस शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा तरह से पीले बलुआ पत्थर से बना है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ये किला पूरा गोल्डन कलर में चमक उठता है। ये दुनिया के सबसे आंखों के किला में से एक है। इस किले के अंदर लगभग 4000 लोग रहते हैं। जैसे है आप किलों के प्रवेश करेंगे, आपको छोटे छोटे गलियों, दोनन और पुरांको मकान और छोटे छोटे दुकान दिखाई देंगे। यहाँ आपको हाथ से बने औजार भी मिलेंगे। इन सब चीजों के देखकर यह किला किसी बड़ा शहर जैसे लगता है। इस किले में कई तरह के मंदिर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये जैन मंदिर। दीवारों पर बने खूबसूरत वास्तुकला को देखकर आप हैरान रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ कैसे रहते थे और किन औजारों की इस्तेमाल करते थे। इस किले में लगभग 99 बुर्ज है। इन बुर्जों का निर्माण दुश्मनों से सुरक्षा के लिए किया गया था। क्योंकि ये किला एक पहाड़ पर स्थित है, इसलिए आप इसका आसपास का पूरा इलाका देख सकता है। उस समय यहाँ एक मजबूत रक्षा किला माना जाता था। इस शहर में एक शांत जगह है जो हमेशा सूखे सूखे से लगाते हैं। वह है गडिसर लेक। जब ये झील यहाँ के लोगों के लिए जीवन का आधार हुआ करते थे। लोग पानी के लिए इससे झील पर निर्भर रहते थे। इस झील का निर्माण 14वीं सदी में महारावल गढ़सी सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम गडिसर झील पड़ा। इस अद्भुत शहर में एक और शांत और रहस्यमय जगह है। वह है ये बड़ा बाग। बड़ा बाग का अर्थ होता है एक विशाल बगीचा। लेकिन यहाँ का खासियत यह है कि यहाँ एक ऐसे जगह है जहाँ जैसलमेर के राजा परिवार के सदस्यों की समाधियां बने हुए हैं। इस खूबसूरत शहर के पास एक मिस्टीरियस गांव भी है। ये गांव का नाम कुलदारा।
कुलदारा एक ऐसा गांव है जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। यहाँ पालेवाल ब्राह्मण रहते थे। वे खेती और व्यापार बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन ये गांव एक ही रात में काली हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी भूत घूमते हैं। अगर कुलदारा दिन के समय में इतना डरावना है तो जरा सोचे कि रात के समय यह कितना खतरनाक होगा। ये गांव भारत के सबसे रहस्यमय गांवों में से एक है। ये एक भूतिया गांव है। लगभग 200 साल पहले यहाँ लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। लेकिन गोल्डन रंग के पत्थरों के घर है और एक मंदिर भी है। देखने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इस गांव के जुड़े के कहानियां भी है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ का कोई नहीं आता। वे कहते हैं कि उन्हें अजाब अजाब आवाज से सुने देते हैं। वे कहते हैं कि लोगों ने यहाँ गांव छोड़ दिया। ऐसे का कहानियां है। इस भूतिया गांव में कई फिल्मों के शूटिंग हुई है। दो 200 साल पहले इस गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। वे किसानों में खेती बाड़ी का काम करते थे। यह गांव बहुत समृद्ध था। लोग यहाँ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस समय उस राज्य में एक क्रूर राज था जो जैसलमेर पर राज करता था। उसका नाम सलीम सिंह था। वह अपने ताकत का इस्तेमाल लोगों के साधने के लिए करता था। उसने इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह प्यार नहीं था, ये जुलाम था। गांव वालों को चेतावनी दी, मुझे वह लड़की को सौंप दो और मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। उस रात गांव का सभी का लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्हें की इज्जत उन्हें के जान से ज्यादा कीमती है। ये सिर्फ एक गांव के बात नहीं थे, 84 गांवों का एक समुदाय था। उन सभी ने एक ही फैसला लिया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे सभी गांव छोड़कर चले गए। तो उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अब इस जमीन पर कोई भी इंसान नहीं रहेगा। जिन लोगों ने यहाँ नया घर बनने की कोशिश की, वे किसी न किसी वजह से यहाँ से चले गए। भारत में सालाना बारिश लगभग 1200 mm होते हैं, लेकिन तार रेगिस्तान के मामले में बारिश सिर्फ 300 mm होते हैं। इतने मुश्किल और सूखे इलाके में होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। इस तार राजस्थान इलाका में लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। राजस्थान राज्य में 50 जिला है, लेकिन इनमें से 11 जिला इस तार रेगिस्तान इलाके का हिस्सा है। इसीलिए इस इलाके को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं राजस्थान में सफर कर रहा था तो मैंने रेत के टीले, काली जमीन और शांत सड़कें देखे। ऐसे ही एक जगह पर मैंने एक छोटा सा गांव देखा। इस गांव का नाम सडेवाला। इस गांव में झुंपा घर बहुत खास होते हैं। ये घर मिट्टी, सारकंडा ग्रास और रेगिस्तान में उगने वाले झाड़ियों से बनाए जाते हैं। इस गांव के लोगों ने हमने अपने घर बुलाया। रात में इधर ही सोते आप लोग? रात में दिन में। कहाँ से आए? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से। ये लांगीवाला के पास एक छोटा सा सीमावर्ती और दूरदराज का गांव है, लेकिन घर बहुत पुराना है। पहले हमारे यहाँ कूड़े के स्टॉल हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई स्टूल नहीं है। घरों की संख्या कम हो गए हैं। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा होता है। एक महीने में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चले जाएगा।
अभी यहाँ लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच है। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अंदर बहुत ठंडक है। ऐसा घास और मिट्टी के दीवारों के वजह से है। और भी पूरे चीज के ऊपर लकड़ियाँ लगते हैं और लकड़ियों के ऊपर घास डालते हैं। मुझे लगता है कि यह किसी पेड़ के घास है। जब पूरा पेड़ सूखा जाता है तो उसका इस्तेमाल झोपड़ियाँ बनने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर हमारे यहाँ के घास उगाते हैं, लेकिन यहाँ के घास जैसे कोई चीज नहीं है। जमीन को देखिए, ये खुद गाय का गोबर से बनी है। इससे उसे से बना गया है। यहाँ तक कि दीवारों भी पूरे तरह से गाय के गोबर से बने हैं। मुझे लगाता है कि वे हर दिन इसे गाय के गोबर से लेपते हैं, इसलिए यह इतना अच्छा दिखता है। कितना पारंपरिक घर है। आजकल हमें को ऐसे बहुत दुर्लभ घर दिखाने को मिलते हैं। खास तौर पर यहाँ बहुत से लोग बकरियान और बेडिन अपना गुजारा कराते हैं। यह उनके आमदनी का मुख्य जरिया है। उन्होंने 30 मिनट बात करने के बाद हमने इंडो पाक बॉर्डर का यात्रा शुरू किया। हम तानोट गांव पहुंची, जो भारत का आखिरी गांव है। ये गांव देखने में तो साधारण है, लेकिन इसके एक खास पहचान है। वह पहचान है तानोट माता का मंदिर। सड़कों के बीचों के बीच स्थित ये मंदिर न केवल स्थानीयों को लोगों के लिए नहीं, ये बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए भी बहुत खास है। इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी है। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान जब इस इलाके में बारे बम्बारे हुए थे, तब भी यह मंदिर जस का तास खड़ा रहा। कई लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास गिरे बम फटे हैं नहीं। यह वजह है कि इस जगह को एक चमत्कार माना जाता है। फिलहाल इस मंदिर की सुरक्षा बीएसएफ वालों का हाथों में है। ये इंडो पाक सीमा क्षेत्र है, जो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से पाकिस्तान को साफ साफ देख सकते हैं। बीएसएफ के जीवन हमारे देश को बचने के लिए ऐसे इलाकों में हर दिन करके मेहनत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की इस सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अगर हम यहाँ आने चाहते हैं तो बीएसएफ से अनुमति लेने पड़ते हैं। वे हमें हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ आने के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन इस सीमा का एक बहुत बड़ा इतिहास है। उससे जानने के लिए मैं एक दूसरी जगह को गया। वो जगह है ये लोंगीवाला वार मेमोरियल। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच और युद्धों के दौरान यहाँ एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था। ये एक पुराना कुआं है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने इस कुएं में ज्वार मिला दिया था और इसे एक जहरीला कुआं बना दिया था। ये कुआं लोंगीवाला के आसपास के गांवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। पाकिस्तानी सेना ने गांव वालों को यहाँ पानी पीने के रोकने के लिए इस कुएं में जहर मिलाया था। ये एक बहुत ही भयानक बात थी। बाद में सरकार ने इस कुएं के साफ करवाया और इसे यहाँ एक स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखा। अब यहाँ पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल की गए वाहन देख सकते हैं। जो पैंजर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो पाकिस्तान का है। इसे नष्ट कर दिया गया था और यहाँ रख गया है। इस इलाका में पाकिस्तान के ऐसे का वाहन मौजूद है। ये स्मारक के ठीक बगल के जगह है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी भी यहाँ पर नष्ट किया गया था। यहाँ पाकिस्तान के कई पैंजर रखे हुए हैं। अगर आप लोंगीवाला वार मेमोरियल आते हैं तो आप यहाँ सब देख सकते हैं। यहाँ 1971 में तार रेगिस्तान के बीच एक छोटे से चुके थे। यहाँ बहुत कम भारतीय सैनिक तैनात रहते थे। लेकिन एक दिन पाकिस्तानी सेना भारी टैंकियों
और गाड़ियों के साथ इस इलाकों का पार करने लगे। अंधेरा था और टैंक आगे बढ़ रहे थे। हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम थे। हमारे सैनिकों ने पीछे हटाना मंजूर नहीं किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। दुश्मन के कुछ टैंक सैंड में फंस गई। उन्होंने पूरे रात लड़ाई हो गए। लेकिन सुबह होते हैं भारतीय वायुसेना के विमान आके और पाकिस्तान का टैंकों के ऊपर से गुजरे। एक एक करके दुश्मन के टैंक तब हो गए। इस स्थिति को देखा कर पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई। अंत में क्या बचा? दुश्मन के तबाह गाड़ियां और एक और शानदार जीत। ये घटना जिसमें बहुत कम भारतीय सैनिकों ने थार रेगिस्तान में दुश्मन का सामना किया, इतिहास में एक महान जीत के रूप में दर्ज हो गई। इस सफर में मैंने समझ कि रेगिस्तान कोई खाली जगह नहीं है, ये कहानियों से बारे एक दुनिया है। थार रेगिस्तान की खामोशी, सड़े वाला जैसे गांवों का सड़ा जीवन और वाहन की लोगों का रहन, ये सब मुझे बहुत पसंद आए। तानोट के सीमा पर खड़े होकर मैंने समझ आया कि हमारे देश के सीमा कितने कीमती है। लौंगीवाला में हमारे सैनिकों का साहस और बलिदान हमें बेहद सम्मानजनक लगा। जैसलमेर का किला में मुझे सम्मान, कुलदारा एक वीरान और बूता गांव ने मुझे एक अजीब से एहसास कराया। अगर रेगिस्तान में इतने जिंदगी है, जरा सोचो कि हमारे अपने जिंदगी में कितने अवसर मौजूद है।